युद्ध अभी भले ही थोड़ा शांत मोड में चल रहा, लेकिन ट्रंप बीच बीच में जाग जाते हैं और फिर कुछ ऐसा कह जाते हैं कि मामला बिगड़ जाता है। इस वक्त सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप की एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें वो हाथ में बंदूक लिए हुए हैं और उस पर लिखा है नो मोर मिस्टर नाइस गाय। इसके जरिए ट्रंप कहीं ना कहीं ईरान को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, ट्रंप की तस्वीर वायरल हुई है। ट्रंप की ईरान को चेतावनी, नो मोर मिस्टर नाइस गाय के साथ डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सुर्खियां बटोरती हुए नजर आ रही है। तो देखिए, एक तरफ जहां सीज फायर की बात कही जा रही है अमेरिका और ईरान के युद्ध को लेकर, तो दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, ऐसे बयान ट्रंप की ओर से दिए जाते हैं जिससे युद्ध और भड़क जाता है। और ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को चेतावनी दे दी है अपने पोस्ट के जरिए। नो मोर मिस्टर नाइस गाय के थ्रू जो है ट्रंप ने चेतावनी दी है। अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर को लेकर पेच फंसा हुआ है। अमेरिका ईरान से सशस्त्र यूरेनियम एनरिचमेंट जमा कराने के लिए बोल रहा है, लेकिन ये बात ईरान को नामंजूर। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ये संदेश भेजा है कि बिना कि कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं होगा तब तक कोई डील नहीं होगी। Before you even leave, it's ridiculous. They've come a long way. The question is whether or not they're going to go far enough. So at this moment, there will never be a deal unless they agree that there will be no nuclear weapons. अमेरिका ने ईरान पर हमला करने की पूरी योजना तैयार कर ली है। सूत्रों से पता चला है कि सेंटकॉम से एक बार फिर युद्ध की तैयारी कर ली है। दरअसल ट्रंप प्रशासन ईरान को घुटनों पर लाने के लिए मैक्सिमम प्रेशर की रणनीति अपना रहा है। ट्रंप ने ईरान के बंदरगाहों की समुद्री नाकेबंदी हटाने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने तेल कंपनियों के अधिकारियों से कहा कि ये नाकेबंदी महीनों तक चल सकती है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अगले 20 सालों के लिए यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह रोक दे। उन्होंने ईरान के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें परमाणु चर्चा को बाद के लिए टालने की बात कही गई थी। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें उछलकर $120 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। दुनिया भर के शेयर बाजार लाल निशान में हैं। भारत के इंडेक्स, निफ्टी और सेंसेक्स में 1% से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने और अमेरिकी नाकेबंदी के कारण तेल की सप्लाई ठप होने का डर बाजार में लगातार बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित खुदीराम अनुशीलन केंद्र पर ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग पार्टी प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बिना बैलेट बॉक्स खोल रहा है। हंगामे के बीच सीएम ममता भी कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल स्थित ईवीएम स्ट्रांग रूम पहुंची और लगभग 4 घंटे अंदर रहने के बाद कल रात करीब 12:07 पर बाहर निकले। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि अगर ईवीएम लूटने और मतगणना में हेरफेर की कोशिश हुई तो हम जान की बाजी लगा देंगे। तो देखिए, तस्वीरें सामने आई हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो ये फुटेज जो है टीएमसी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया है। तो वीडियो पर घमासान लगातार देखने को मिल रहा है। ईवीएम पर सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। मतगणना से पहले पश्चिम बंगाल की सियासत जो है उफान पर देखने को मिल रही है और चुनावी संग्राम को लेकर लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो ममता बनर्जी ने बड़ा हमला बीजेपी पर बोला है। वो देखने के बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसका बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हमको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। लेकिन एज पर आवर इलेक्शन रूल्स, द कैंडिडेट एंड इलेक्शन एजेंट ऑफ एनी पार्टी इज अलाउड अप टू द sealed room, not inside the sealed room, but outside at the door of sealed room. पूरा विवाद एक वीडियो सामने आने के बाद से शुरू हुआ जिसे टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया था।
टीएमसी का दावा है कि वीडियो में चुनाव आयोग के अधिकारी भाजपा के लोगों को साथ बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने आरोपों से इनकार किया है और कहा कि पोस्टल बैलेट की छटाई हो रही थी। पार्टियों को बुलाया लेकिन कोई नहीं आया। बाद में सीसीटीवी को लेकर चिंता व्यक्त की है। अब सब कुछ ठीक है। देखिए, तो स्ट्रॉन्ग रूम का वीडियो जो है टीएमसी की ओर से जारी किया गया है। इसमें टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन पर ही आरोप लगा दिया है कि इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर ईवीएम के साथ खिलवाड़ कर रही है, पोस्टल बैलेट की छटाई की जा रही है, ऐसा टीएमसी की ओर से कहा गया है। चुनाव आयोग ने टीएमसी के सभी आरोपों को इनकार कर दिया और कहा कि पोस्टल बैलेट की छटाई की जा रही थी। पार्टियों को बुलाया गया लेकिन वो आए नहीं। बाद में सीसीटीवी को लेकर भी ईसी ने चिंता व्यक्त की और कहा कि अब सब कुछ ठीक है। ये वीडियो टीएमसी की ओर से जारी किया गया है। टीएमसी ने वीडियो के जरिए जो है इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा। टीएमसी की ओर से कहा गया कि ये जो वीडियो में दिख रहा है कि बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन ईवीएम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस पर जो है इलेक्शन कमीशन ने इन आरोपों पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट की छटाई की जा रही थी, पार्टियों को बुलाया गया था लेकिन कोई नहीं आया। इसको लेकर सीसीटीवी को लेकर भी चिंता इलेक्शन कमीशन की ओर से व्यक्त की गई है। तो वहीं दूसरी ओर भवानीपुर से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने देर रात एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि जब तक सीएम ममता स्ट्रांग रूम में मौजूद थी, भाजपा के चुनाव एजेंट एडवोकेट सूर्यनील दास खुद वहां मौजूद रहे। उन्होंने कड़ी निगरानी रखी। शुभेंदु ने लिखा, पूरे बंगाल खासकर भवानीपुर के मतदाताओं को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ममता को किसी भी तरह का फायदा लेने से सख्ती से रोका गया। चाहे वो जितनी भी कोशिश करे, उन्हें नियमों के बाहर कोई काम करने का मौका नहीं दिया गया है। तो देखिए, एक तरफ शुभेंदु अधिकारी का बयान सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग रूम का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें टीएमसी जो है इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रही कि भाजपा के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन ईवीएम के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहीं इलेक्शन कमीशन ने टीएमसी के सभी आरोपों को इनकार कर दिया है, सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। तो दूसरी तरफ भवानीपुर से उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी का पोस्ट भी सुर्खियों में है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता बनर्जी जब तक स्ट्रॉन्ग रूम में रही, तब तक हमारे बीजेपी के नेता भी बाहर स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर रहे और लगातार निगरानी उनकी ओर से रखी गई। पूरे बंगाल खासकर भवानीपुर के मतदाताओं को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ममता को किसी तरह का फायदा लेने से सख्ती से रोका जाएगा। चाहे वो जितनी भी कोशिश करे, उन्हें नियमों के बाहर कोई काम करने का काम नहीं दिया जाएगा। यूपी विधानसभा में एक दिन के विशेष सत्र की कार्यवाही हुई। संसद में महिला आरक्षण बिल गिरने के विरोध में यूपी सरकार ने विशेष सत्र बुलाया था। इस दौरान सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, जहां सपा विधायकों ने आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर जमकर विरोध किया, जबकि दूसरी तरफ सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने सपा को महिला विरोधी बताते हुए सपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो अपने पाप छिपाने की कोशिश कर रही हैं। कौशाम्बी की चायल विधानसभा सीट से विधायक पूजा पाल ने महिला आरक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अब समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, वो मुद्दा विहीन बातें करती है। देखिए, समाजवादी पार्टी जो विपक्ष में बैठी पार्टी है, मुझे लग रहा है मैं कई सत्र से लगातार देखती आ रही हूँ कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और वो मुद्दा विहीन बात करते हैं। और रही बात जो ये कह रहे हैं कि भाजपा महिलाओं की बात नहीं करती है, वो झूठी राजनीति कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि समाजवादी पार्टी के लोग, जो नेता हैं, जो उनके लोग हैं, वो खुद झूठे हैं। क्योंकि पूरी उत्तर प्रदेश की जनता देख रही, पूरे देश की जनता देख रही है, देश की महिलाएं देख रही हैं, उत्तर प्रदेश की महिलाएं देख रही हैं। टकटकी लगाए लोकसभा में वो देख रही थी कि कौन हमारे हक के अधिकार की बात कर रहा है, कौन हमारे हक के छीनने का बात कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी जब
महिला आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब लागू करा रहे थे तो सबसे बड़ा चेहरा विरोध का समाजवादी पार्टी ही उभर करके आई। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आज जो महिलाओं का खुद विरोध कर रहे हैं, आज अपने पाप को छुपाने के लिए और अपनी जो गलती हुई है उसको छुपाने के लिए फर्जी प्रकार का जो प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है कि भाजपा महिलाओं की हितैषी नहीं है, तो मैं कहना चाहूंगी कि भाजपा नारी महिलाओं की कहीं ना कहीं जरूर हितैषी है। वर्षों से दबी हुई आवाज, वर्षों से आरक्षण जो बात तो होती थी मगर लागू नहीं किया जाता था। प्रधानमंत्री जी ने कहीं ना कहीं इस बात को वास्तव में सोचा तो कोलकाता में दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। कर्नकपुर से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने कहा कि हारने वाला हमेशा शिकायत करता है, इस बार स्थिति बदलती नजर आ रही। उन्होंने कहा कि पहले भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर होती थी और टीएमसी सत्ता में रहते हुए मजबूत स्थिति में दिखती थी, पर अब हालात बदल रहे हैं। दिलीप घोष के मुताबिक पश्चिम बंगाल की जनता ने इस बार बढ़ चढ़कर मतदान दिया है, जो राज्य में बदलाव का संकेत दे रहे हैं। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि टीएमसी बैकफुट पर है और इसी वजह से वो लगातार शिकायतें कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता का रुझान साफ तौर पर परिवर्तन की ओर है, इसका असर चुनावी नतीजों में साफ देखने को मिलेगा। देखिए, पश्चिम बंगाल में मतगणना 4 तारीख को की जाएगी। 4 मई से पहले जो है पश्चिम बंगाल की सियासत तूफान पर देखने को मिल रही। लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष का बयान सामने आया। दिलीप घोष ने कहा कि इस बार जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ मतदान किए गए हैं और मतदान बता रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बदलाव की लहर चल रही है और जिसके चलते बम्पर वोटिंग की गई है और बम्पर वोटिंग के चलते जो है बंगाल में परिवर्तन की लहर देखने को मिल रही है। इस बार टीएमसी का सुपड़ा जो है पश्चिम बंगाल में साफ हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जो है प्रदेश में सरकार बनाएगी। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर होती थी, ऐसा दिलीप घोष की ओर से कहा गया और कहा गया है कि तृणमूल कांग्रेस सत्ता में रहते हुए मजबूत स्थिति में दिखती थी, जो हारते हैं वही शिकायत करते हैं। अब हालात बदल रहे हैं। दिलीप घोष के मुताबिक पश्चिम बंगाल की जनता ने इस बार मतदान जो है बढ़ चढ़कर दिया है, जो साफ तौर पर बदलाव के संकेत दिखा रहा है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि टीएमसी बैकफुट पर है, इसी वजह से लगातार टीएमसी की ओर से शिकायतें की जा रही है। उन्होंने कहा कि जनता का रुझान साफ तौर पर परिवर्तन की ओर है, इसका असर चुनावी नतीजों में भी देखने को मिलेगा। तो देखिए, टीएमसी को लेकर बीजेपी नेता ने बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो हारता है शिकायत वही करता है। तो यानी कि बीजेपी उम्मीदवार की ओर से ये कहा गया है कि टीएमसी हार रही है और प्रदेश में जो है राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और बम्पर वोटिंग बता रही है कि इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है। पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी को हटाना चाहती है, इसीलिए बढ़ चढ़कर लोगों ने मतदान किया। जनता ने बढ़ चढ़कर जो है लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया और भारी वोटिंग की गई जनता की ओर से, जो दर्शा रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बदलाव देखने को मिलेगा। लोग टीएमसी से त्रस्त हो चुके हैं, भ्रष्टाचार से, सिंडिकेट से जो है त्रस्त हो चुके हैं पश्चिम बंगाल की जनता। इसीलिए पश्चिम बंगाल की जनता बदलाव चाहती है और यही बम्पर मतदान बता रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता की पार्टी जो है पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। हारने वाला कंप्लेन करता है। पहले हम लोग करते थे कि हम बैकफुट में होते थे, वो लोग सत्ता में होते थे, निश्चित जीतते थे, क्योंकि इतना फॉल्स वोटिंग होता था। अब वो गया। पहले आज उन्होंने जिस प्रकार बढ़ चढ़ के वोटिंग किया है उससे पता चल गया परिवर्तन हो रहा है। इसलिए टीएमसी बैकफुट में है और कंप्लेन पर कंप्लेन करे जा रहे हैं, हर चीज़ पे कंप्लेन है। अब से एसआईआर से लेकर सेंट्रल फोर्स, चुनाव कमीशन, अभी स्ट्रांग रूम में जाकर राजनीति ममता बनर्जी बैठी हुई है, इसका क्या है? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो के जरिए निजी स्कूलों को सख्त चेतावनी दी गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने निजी स्कूल में निरीक्षण करने के अधिकार पर जोर दिया। इसके साथ ही स्कूलों के ये आदेश भी दिए गए हैं कि वे अपनी वेबसाइटों या किताबों की दुकानों पर नोटिस लगाए, जिसमें अभिभावकों को ये जानकारी दी जाए कि वे स्कूल ड्रेस, किताबें, स्टेशनरी कहीं से भी खरीदने के लिए आजाद हैं।
इसके साथ ही निजी स्कूलों के बच्चों के पेरेंट्स को ये लिखित में देना होगा कि वे केंद्र से किताबें खरीदने के लिए बाध्य नहीं है। दिल्ली के किसी भी प्राइवेट स्कूल में मैं खुद इंस्पेक्शन पे पहुंच सकती। हर स्कूल के नोटिस बोर्ड पे, उसकी वेबसाइट पे या उसका अपना कोई स्टोर है जहां से वो किताबें देते हैं, वहां पे भी आपको लिखित रूप में ये कहना होगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ड्रेसेस, बुक्स और स्टेशनरी कहीं से भी खरीद सकते हैं। कोई मजबूरी नहीं है कि वो स्कूल से ही लें या आपके बताए हुए एक ही वेंडर से उनको किताबें लेना उनकी मजबूरी हो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराज दिवस के मौके पर हुतात्मा स्मारक पहुंचकर संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को महाराष्ट्र दिवस की शुभकामनाएं दी, राज्य की प्रगति पर गर्व जताया। सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र आज देश का पावर इंजन और ग्रोथ इंजन बन चुका है, जो देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहा है। उन्होंने इस विकास का श्रेय राज्य के मेहनतकश श्रमिकों को देते हुए कहा कि आज जो भी समृद्धि वैभव हम देख रहे हैं वो श्रमिकों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। महाराष्ट्र दिवस के साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी को श्रमिक दिवस की बधाई दी और उनके योगदान को भी नमन किया। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की मेहनत ही राज्य और देश की असली ताकत है। हुतात्मा स्मारक पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिन्होंने शहीदों को याद करते हुए एकजुटता का संदेश दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर बने बरगी डैम में गुरुवार शाम बड़ा हादसा हो गया। एमपी टूरिज्म का पर्यटकों से भरा क्रूज तेज आंधी और तूफान के बीच डूब गया। शुक्रवार सुबह तक 5 शव बरामद किए जा चुके हैं। 22 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है, जबकि 15 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक क्रूज में 8 से 10 और शव होने की आशंका है। पुलिस और प्रशासन के मुताबिक क्रूज में करीब 40 से 50 पर्यटक सवार थे। हादसा डैम किनारे से लगभग 300 मीटर अंदर हुआ। तेज हवाओं और बारिश के कारण क्रूज अनियंत्रित होकर डूब गया। बरगी सिटी सीएसपी अंजुल मिश्रा ने बताया कि शुरुआती रेस्क्यू में एसडीआरएफ ने कई लोगों को बचाया, लेकिन अंधेरा और खराब मौसम से राहत कार्य प्रभावित हुआ। प्रयास किया है, 2 बॉडी निकाली हैं, लेकिन अभी अंतिम रूप से कहना कठिन है कि अभी अंदर और कितने लोग हैं। आप देख ही रहे हैं, प्रयास जारी हैं। थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हम सभी तो प्रार्थना ही कर सकते हैं कि ये दुखित करने वाली घटनाओं की निरंतरता ये रुक जाए, लेकिन एक बार या तो क्रूज सीधा हो या फिर क्रूज के अंदर जाने की स्थिति ऐसी बने कि पूरे तौर पर परीक्षण करके एनडीआरएफ ये बता सके कि अंदर अभी लोग कितने हैं। सर, अभी जो शव निकला है उसमें देखा गया है कि लाइफ जैकेट उन्होंने पहनी हुई थी, बावजूद इसके लाइफ जैकेट पहनी हुई थी। पहले भी कुछ शव जो मिले उन्होंने भी लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, लेकिन चूंकि जब ये क्रूज पलटा तो ऐसा माना जाता है कि उसके अंदर ही रह गए और बाहर नहीं निकल पाए। केबिन में फंसे रह गए और जो नीचे का केबिन था जिसके अंदर वो थे, उससे वो बाहर नहीं निकल पाए। प्रारंभिक रूप से भी ऐसा लगता है। तो एक बार ये पूरा हो जाने के बाद, रेस्क्यू पूरा होने के बाद, फिर बाकी की स्थितियां स्पष्ट होंगी कि क्या क्या कारण थे कि लाइफ जैकेट पहनने के बाद भी लोग नहीं बच पाए, तो क्या कारण थे। राज्य मंत्री राकेश सिंह ने जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज के पलटने से 4 लोगों की मौत पर कहा, कल रात तक अंधेरे और खराब मौसम की वजह से काफी मुश्किलें थी, लेकिन उजाला हो गया है तो लगता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द ही पूरा हो जाएगा। एनडीआरएफ की टीम आ गई है। आप देख सकते हैं कि सभी मौजूद रिसोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी टीमें लगी हुई हैं और लोगों का मानना है कुछ लोग अंदर फंसे हो सकते हैं। देश भर से आम लोगों और खासतौर पर कारोबारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। आज मई महीने के पहले ही दिन महंगाई का बड़ा झटका लगा है। इंडियन कॉर्पोरेशन की ओर से जारी नई दरों के मुताबिक 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की गई है। अब राजधानी दिल्ली में सिलेंडर 3071.5 रुपए में मिलेगा और मुंबई में इसकी कीमत 3270.5 रुपए और कोलकाता में
3,229 रुपए तय की गई है। बढ़ोतरी पहले की तुलना में करीब 993 रुपए अधिक है, जिसने होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों की चिंता को बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि कमर्शियल गैस की कीमत बढ़ने से बाहर खाने का खर्च भी बढ़ सकता है। आने वाले दिनों में रेस्टोरेंट और ढाबों में खाने के दाम बढ़ने की पूरी संभावना है। हालांकि घरेलू गैस के सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। कमर्शियल सिलेंडर की इस बड़ी बढ़ोतरी का सीधा असर बाजार और आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है।